Hi everyone, welcome once again to our Farm Health Special. आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा. Sir is the director and clinical lead, orthopedics, joint replacement and spine surgery, Narayana Hospital, Gurgaon and Delhi. Sir हमारे Farm Health पे आते रहे हैं. इन्होंने valuable inputs हमें और advice related to spine, related to various bone issues जितना हो सके सर की यही कोशिश रहती है कि हमारे व्यूअर्स तक वो एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंचाए एज अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव. अब पिछले 2-3 महीनों से लॉकडाउन के चलते सर हैज आल्सो बीन वेरी बिजी ट्राइंग टू मैनेज बिटवीन पेशेंट्स, द हॉस्पिटल एंड सो मेनी अदर रिस्पांसिबिलिटीज. एंड हमने सर से अभी रिक्वेस्ट करी एंड विद इन नो टाइम ही वाज he's always ready for such public awareness initiatives. And sir, thank you so much itne short notice pe aapne you could make it, and welcome once again sir to our Farm Health. Thank you very much, Khubsurat. It's my pleasure and honor to be with you again. And I know the time which has gone by has been very, very hard for everyone, but things are getting better and we hope everything will be fine. We wish very good health to all our listeners. And again, it's an opportunity for us to help those people, especially kids who are having classes online, working over the time on laptops. And nowadays, I am seeing many different kind of problems, like one person who never sweep the floor or झाड़ू पोछा dusting. ये सब ऐसे ऐसे काम लोगों को करने पड़ रहे हैं. उसकी वजह से there are various problems related to posture and work related problems जो काफी हमें देखने को मिल रही हैं. जी सर, और मुझे लगता है कि इसीलिए हम हमारे पास भी कम्युनिटी पे farmhealth.in/community पे बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सर पिछले 2-3 महीनों में मैक्सिमम अदर देन द फ्रंटलाइन वर्कर्स सच एज योरसेल्फ, maximum people are stuck indoors and they are working indoors, so working from home, or our homes are not equipped कि वो एक ऑफिस का जैसा एनवायरनमेंट हमें दे. बी द चेयर्स जिन पर हम बैठते हैं या जो टेबल हमारे सामने होना चाहिए. मुझे याद है सर जब पिछली बार हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी आपने बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया था कि ऑफिस में हमारा सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली अब हम घरों में फंसे हुए हैं जहां तक जब तक टिल द नेक्स्ट डेट जब हम बाहर जा सके. सो तो अगर आपको एक जनरल एडवाइस देनी हो कि जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, एटलीस्ट अ बेयर मिनिमम जिन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, एंड देन उसके बाद हम डेफिनेटली बच्चों का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है उस पर भी बढ़ेंगे. देखिए, अगर आप घर से काम कर रहे हैं या ऑफिस से काम कर रहे हैं, the principles are not going to change. They are going to be same. So as far as posture is concerned, before that I would say कि we should not break our routine. Whatever routine we follow should be followed even if you are not joining our duties or workplace. So उससे मेरा मानना है कि टाइम से आपको सोना है, टाइम से ही सुबह उठना है. जो डेली चोर्स हैं, वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है. आई अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस कि घर छोटे हैं, बाहर नहीं जा सकते, एक्सरसाइज प्लेसेस नहीं है, बट फिर भी इफ यू आर डिटरमाइंड तो आप किसी ना किसी फॉर्म में कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. बट उसके लिए सबसे जरूरी है कि टाइमली आप सो जाएं, टाइमली आप उठ जाएं, और तैयार भी होना है, नहाना धोना भी है. सारी चीजें रूटीन में आप करेंगे तो आपको टाइम का भी फील नहीं होगा, और एक्सरसाइज तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली. अभी हम क्या देख रहे हैं कि मैंने भी अपने शुरू के 10 दिनों में खूब सारी नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखी, प्रोग्राम्स देखे. Those 10 days were really, really good when we were enjoying those breaks, because we never had great time like that with kids and with family. But over a period of time, सभी लोग थक गए हैं उस चीज से. Not only कि मूवीज देखने से थक गए, but बैठ बैठ के आपका शरीर वो चीज को टॉलरेट नहीं करता है. तो फर्स्ट नंबर रूल तो यही है कि कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 1 घंटे से ज्यादा एक पोस्चर में आप स्पेंड ना करें. चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चाहे आप बेड पर बैठ के मूवी देख रहे हैं. सो मेक इट ए रूटीन दैट 1 आवर इज मोर देन इनफ कंटिन्यूअसली बैठने के लिए. उसके बाद चाहे आप 1 मिनट का ब्रेक लें, चाहे 2 मिनट्स का ब्रेक लें, पानी पीने के बहाने चले गए, दूसरे रूम में चले गए, थोड़ा सा टहल लिए, फिर आके आप बैठ गए. तो adequate rest breaks is one of the very, very important thing which we must all follow after following the routine, daily routine. Then comes how to sit,
how to perform those daily chores. सबसे पहले हम लैपटॉप या सिटिंग का ही अगर बात करते हैं तो इसमें यह है कि आपको स्लाउच नहीं करना है। स्लाउच अगर मैं आपको यहाँ से भी बैठ के दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर चेयर पे बैठा हूँ, अगर आप ऐसे पसर के बैठते हैं नीचे, इसको स्लाउचिंग बोलते हैं। अगर आप अपना कमर को पीछे रखते हैं, नी का जो लेवल है, दिस लेवल ऑफ नी शुड बी हायर देन द लेवल ऑफ हिप। दिस इज ए ग्रेट पोस्चर। इसको पोस्चर को ऐसे करने से आपकी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। सेम थिंग फॉलोज व्हेन यू आर ड्राइविंग। ड्राइविंग में भी आप जितना स्टीयरिंग व्हील के नजदीक आ जाएंगे और अपनी सीट को डाउन रखेंगे, चेयर को डाउन रखेंगे, उतना ही बेटर है। सेम थिंग फॉलोज व्हेन यू आर स्लीपिंग। सोने के टाइम भी साइड में सोना बहुत अच्छा है। अगर आप पेट के बल सोने की आदत है तो वो अच्छी आदत नहीं है, बट वो आदत चेंज करना बड़ा मुश्किल है, मैं एग्री करता हूँ। तो अगर आपको उल्टा लेटने का सोने का आदत है तो उसमें यह है कि आप नी को बेंड कर लीजिए, टक इन कर लीजिए नियर द चेस्ट, दैट विल टेक केयर ऑफ योर बैक। सिमिलरली while working at the office also, लेटते हुए भी, बैठते हुए भी, ड्राइविंग करते हुए भी, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। मैंने देखा है ऑफिस में हमारे काफी कॉलीग्स हैं जिनकी हाइट कम है, तो वो हमेशा स्लाउच करके बैठते हैं। तो ऐसे केसेस में आई विल सजेस्ट कि नीचे थोड़ा फुट स्टेप रख लें, सो दैट आपका फुट उस स्टेप पे रहेगा तो नी का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो ये सर्टेन थिंग्स है जो बैठते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, other than the rest breaks and daily routine which we must follow. जी जी सर। सर ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि हमको, जैसे आपने कहा कि हर घंटे के बाद वी शुड ट्राई एंड मूव एंड जितना हो सके ये जो स्लाउचिंग है उसको अवॉइड करनी है। सर वन ऑफ द थिंग्स जो एज अ मदर मैंने देखा है दैट अब schools are also you know in a very tight spot. उनको they have to make sure कि बच्चे engage रहें, curriculum उनका किसी न किसी तरीके से वो compete करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन this puts the added pressure on the kids. एक तो digital exposure है ही इतना ज़्यादा, and secondly बच्चों में भी सर वो बहुत प्रॉब्लम रहती है कि वो अपना posture maintain करें। सर तो क्या उनकी bones पे, क्या उनकी health पे इसका impact पड़ सकता है? डेफिनेटली बच्चों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये इस चीज को हम एक मिस्ट्री मानते थे कि पहले की बच्चों में स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होती है या डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आपको ताजुब होगा ये सुनकर कि पिछले 8-10 महीने में, लॉकडाउन से पिछले 6 months बिफोर, आई हैड टू ऑपरेट 4 or 5 किड्स विच वर यंगर देन 15 years। तो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रहा है। घर में बैठे रहने की वजह से कंटिन्यूसली लैपटॉप पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, फोन पे लेके बात करना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कब रुकना है। हम फिर भी अपना थोड़ा सा रूमिनेट करके, प्लान करके, इधर उधर सुन के कुछ बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं, बट बच्चों को तो फोर्सफुली या उनको अच्छे से समझा के ही आप ये चीजें कर सकते हो। तो सेम थिंग बच्चों के लिए है कि बेड पर बैठ के उनको लैपटॉप वगैरह पे काम ना करने दे ज्यादा देर तक। प्रॉपर सिटिंग चेयर हो, उस पे जो काम करना है वो करें। अदर देन पोस्चर, आई प्रॉब्लम्स भी बच्चों में बड़ा हो रहा है। तो ये कि मोटिवेट उनको बहुत जरूरी है करना, कि आपको डेली रूटीन उनका बना के रखे। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, छोटे तो नहीं, अब बड़ी हो गई हैं दोनों बेटियां, बट वो भी सैटरडे संडे को, पापा सैटरडे संडे को हम छुट्टी की तरह ही उठेंगे। मैं दैट्स फाइन, 2 days आई गिव यू, आप 10 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, बट अदर 5 days बिहेव एज इफ यू आर अटेंडिंग स्कूल। मॉर्निंग में 7 o'clock उठना है, 7:30, 45, 8:30 ब्रेकफास्ट भी करना है। तो एक रूटीन आप फॉलो करेंगे। मौसम ने बड़ा अच्छा साथ दिया टचवुड इन पिछले 2-3 महीनों में, तो काफी हम घूम फिर पाए, घर में भी, बाहर भी, नीचे भी। तो डेली रूटीन बच्चों के साथ भी आपको उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लाइव एग्जाम्पल है कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। अगर आप एक रूम में बैठ के वाइफ के साथ टीवी देखते ही रहें या लैपटॉप पे काम करते रहें, ऑफिस का कोई काम करते रहें, तो बच्चों को तो बहुत अच्छा सा एक्सक्यूज और बहाना मिल जाता है, तो वो फिर उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो यू हैव टू सेट ए ग्रेट एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल yourself, may it be posture, may it be walking, exercising, daily routine, diet, whatever it may be. You have to be a champion in front of them, then only they are going to work. जी सर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इनफैक्ट हम पिछले दिनों हम एक न्यूट्रिशनिस्ट से भी बात करें तो उन्होंने भी यही एम्फसाइज किया कि जब तक हम खुद, वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल, जब तक हम खुद ऐसे हैबिट्स बच्चे को नहीं दिखाएं कि हमारे में है,
हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज आवर गैजेट्स और बच्चों को बोलेंगे आप बुक पढ़ो. तो कहीं कहीं पे हमको वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल. दैट्स वेरी वेल सेड सर. सर जहाँ तक कि अगर हम आपने इससे पहले भी बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया है विटामिन डी की इम्पोर्टेंस पे. सर बहुत जगह जगह से रिसर्च है जो सजेस्ट करती है कि विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. और जैसे आपने पिछले बार बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे इंडियंस आर प्रेडोमिनेंटली डेफिशिएंट इन विटामिन डी. तो सर क्या इसकी कनेक्शन के बारे में भी कुछ बताइए, और अगर हमें सप्लीमेंटेशन इस टाइम पे लेनी हो तो कैसे लें? देखिए, विटामिन डी आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ बोन या मस्कुलर हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे सिस्टम्स के लिए काम करता है. मे इट बी योर कार्डियक फंक्शन, मे इट बी योर इम्यूनिटी, मे इट बी योर सेक्सुअल हेल्थ, may it be your bone health. So the receptors of vitamin D has been found all around our body, and it's essential part of our body. Unfortunately, vitamin D is only available when you expose yourself to the sunlight. Again, I would say it is extremely rare to expose yourself in sunlight. ज्यादातर हम इंडोर्स में काम करते हैं. जब धूप बाहर होती है तो हम धूप से बचते रहते हैं. कुछ लोग जो धूप में जाना भी होता है, इधर दे वुड यूज अम्ब्रेला और सनस्क्रीन लगाएंगे, या अक्रॉस द ग्लास जो धूप आती है उसमें वो रेज नहीं होती है, वो भी काम नहीं करता. देयर आर सर्टेन अदर रीजन्स जो इंडिया में इतना सारा सनलाइट होने के बाद भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी अप टू 80 to 90% पॉपुलेशन में मिलती है. चाहे वो विलेज पॉपुलेशन हो, चाहे वो लेबर क्लास पॉपुलेशन हो, उसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाया गया हुआ है. उसका सर्टेन कारण है. एक तो हमारा स्किन का जो डार्क कलर है, एक हमारी अर्थ की जो इंडिया की जो पोजीशन है, वो लैटिट्यूड इस तरह से है कि वो सनलाइट उस एंगल से पड़ती है, दैट्स नॉट वर्किंग दैट ग्रेट. तीसरा, जो स्किन के नीचे ज्यादातर जो लोग हैं, वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, वो फैट नहीं है उनके नीचे. तो फैट अगर नहीं होगा तो वो एब्जॉर्प्शन विटामिन डी का नहीं होगा. तो ये सर्टेन कारण है. और सबसे बड़ा जो कारण है, जो अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज से हमारा डिफर है, वो है फूड फोर्टिफिकेशन का. फूड फोर्टिफिकेशन मतलब कि खाने के अंदर पहले विटामिन डी युक्त मिल्क है, जूसेस हैं, घी है. अदर कंट्रीज में इस तरह से आता है, बट हमारे कंट्री में अभी भी विटामिन डी को सप्लीमेंट के जरिए फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन विटामिन डी से डेफिशिएंट है. इसको पूरा करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, मैं नहीं कहूंगा कि आप धूप में जाएं या धूप में अपने आप को एक्सपोज करें, दैट मे नॉट बी ए प्रैक्टिकल एडवाइस, बट अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल सकते हैं धूप में, एक्सपोजिंग योर हेड, half of the chest and upper limbs and below the knee area, so 30 minutes of sun exposure around 10 o'clock, around 4 o'clock in the evening can give you a daily supplementation of 400 units, but that is not sufficient. We need at least 2000 units per day. तो उसको पूरा करने के लिए हमें विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, जो कि ओवर द काउंटर हर फार्मेसी शॉप पे मिलता है. आप जाइए, विटामिन डी के नाम से कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो टैबलेट है, सिरप है, सैशे है. उसमें जो इंडिया में फॉर्मुलेशंस आती हैं वो 60,000 यूनिट होती है. तो एक टैबलेट या सैशे 60,000 यूनिट का will increase your level by 1 nanogram. जो हम टेस्ट करते हैं ब्लड का, उसमें यूजुअली रिपोर्ट आती है, जो नॉर्मल रेंज होता है वो 30 to 100 होता है नैनोग्राम्स में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा इट कम्स अराउंड 10, 8, 4. तो आपका अगर हम 100 का भी लेवल नहीं माने, नॉर्मल 60 को भी मानते हैं, या मैं कहूँगा कि 50 तक भी अपने आप को लेके जाना है, तो सपोज मेरा लेवल 10 नैनोग्राम आता है. जैसे मैंने पहले बताया, 1 टैबलेट या 1 सैशे 1 नैनोग्राम को इंक्रीज करेगा. तो 50 में से जो आपकी रिपोर्ट का लेवल है उसको माइनस कर दीजिए. जो नंबर आएगा, सपोज एग्जांपल ले, 10 मेरा लेवल है नैनोग्राम रिपोर्ट में और 50 मेरे को लेके आना है, तो 50 माइनस 10 हुआ 40. तो मेरे को 40 टैबलेट या 40 सैशे 60,000 ईच यूनिट्स को मेरे को लेने नेक्स्ट 3 मंथ्स में. तो आपको डेली लेना पड़ेगा या वीकली लेना पड़ेगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना. उसके बाद अगर 50 का लेवल आपने अचीव कर लिया, फिर वीकली लेने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बताया, डेली हमें 2000 यूनिट की जरूरत है, एक में 60,000 यूनिट्स हैं. तो एवरी मंथ अगर आप वो एक टैबलेट या सैशे लेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपका ठीक रहेगा. जी सर, ये बहुत अच्छे से आपने बता दिया, क्योंकि सर हमारे पास भी कम्युनिटी में लोग अक्सर ये पूछते हैं कि उनको बॉडी एकस है या फटीग फील हो रहा है, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स, स्पेशली आपने भी कई बार इसको एम्फसाइज किया है दैट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस एंड सिम्टम्स का विटामिन डी डेफिशिएंसी है.
एंड अब आपने फिर से एक बार रीइंफोर्स कर लिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। सर यहाँ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जो पेशेंट्स हैं जिनकी हाल ही में स्पाइन सर्जरी हुई है या नी सर्जरी हुई है एंड जो उतना फ्रीक्वेंटली फिर फॉलो अप के लिए नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस, सर तो उनको घर पे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एंड व्हाट अबाउट दोज पेशेंट्स हु वर आल्सो ड्यू फॉर सर्जरीज? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है कि शुरू के 15-20 दिनों में ये काफी चैलेंजेस हमने फेस किए थे, क्योंकि जस्ट ऑपरेशन किया था जिनका 10-15 मार्च को वो शिफ्ट हो गए घर में। तो चाहे उनका पोस्चर का ध्यान हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे स्टिचेस रिमूवल का, तो तब हमारे काफी चैलेंजेस थे क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन भी काफी स्ट्रिक्ट था। तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके उनको समझाया। वी ट्राई टू एजुकेट द फैमिली पीपल, जो इंटेलिजेंट लोग घर में हैं, यंग लोग हैं, उनको एजुकेट किया। 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए हमने उनको एक्सप्लेन किया कि पेशेंट को कैसे लिटाना है, कैसे सीधा करना है, कैसे मोटिवेट करना है। तीसरा जो फैक्टर था कि फियर बड़ा हो गया था घर में, जिनमें पेशेंट्स हैं जो एल्डरली है, उनको इतना डर लगने लग गया था कि पता नहीं कोरोना अभी भाग के उनके पास आ जाएगा। ऐसा था नहीं। तो साइको एनालिसिस उनका करना, उनको इस चीज के लिए समझाना। थर्डली, जो आपने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, वो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लॉकडाउन के वक्त जब आप 2 महीने तक बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो उस वक्त तो मस्ट हो जाता है। और विटामिन डी का ये भी पाया गया कि ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, तो कोरोना के अगेंस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी और विटामिन सी अगर आपने नहीं शुरू किया है तो अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी से जाने वाला नहीं है। हमें अपने आप को ही मजबूत करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और अपने फियर फैक्टर को भी कम करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से फाइट कर सकते हैं। जी सर, जैसे अब इंक्रीजिंगली जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हमको ये सलाह दे रहे हैं दैट इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, और हमको ऑल दैट वी कैन डू इज बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फाइट इट एंड बट ग्रेजुअली हमको अपनी नॉर्मल रूटीन जो है उसको भी वापस लाना चाहिए। सर जो पेशेंट्स जिन पेशेंट्स की नी सर्जरी हुई होगी और जो आपके पास इस वक्त फॉलोअप के लिए नहीं आ पा रहे होंगे या कहीं दूर होंगे आउट ऑफ, क्योंकि आपके बहुत पेशेंट्स जो है वो आउट ऑफ स्टेट इवन आउट ऑफ कंट्रीज भी आते हैं आपके पास, सो तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आफ्टर नी सर्जरी? देखिए, आफ्टर नी सर्जरी सबसे जरूरी है कि आपको एक्सरसाइजेज जो बताई गई हैं उसको जरूरी से जरूरी करना, क्योंकि एक सर्जन का रोल तब खत्म हो जाता है जब वो सर्जरी खत्म हो जाती है। उसके बाद 3 वीक्स 4 वीक्स तक फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से हम एक्सरसाइजेज करते हैं। उसके बाद पेशेंट को खुद ही समझना होता है, खुद ही अंडरस्टैंड करना होता है, उसको करते रहना होता है। सेकंड, जिसका रिसेंटली सर्जरी हुआ है उसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाए, या कोई भी आपको माइन्यूट सी चीज लगे जो कि रिस्की हो सकता है, उसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूरी लें। उस एरिया का छोटा सा फोटो लेके उनको व्हाट्सएप कर दें, एक 30 सेकंड्स का वीडियो बना के भेज दीजिए। तो सभी डॉक्टर्स काफी मदद कर रहे हैं, स्टाफ है काफी हेल्प कर रहे हैं कि वी आर ऑलवेज कनेक्टिंग विद वीडियो कॉलिंग टू आवर पेशेंट्स एंड हेल्पिंग देम आउट। सो अगेन आई वुड से कि कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेज, टेक प्रिकॉशंस कि गिर ना जाएं, ओल्ड एज में फॉल का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है। जी जी सर, सर यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मैंने भी पिछले 2-3 महीनों में, जब से मैं घर पे हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, वन ऑफ द टू मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो ऑफ एंड ऑन मैंने एक्सपीरियंस किए इज द नेक पेन एंड देन लोअर बैक पेन। जैसे आपने राइटफुली बोला, डोमेस्टिक हेल्प की कमी की वजह से वी आर बैक टू डूइंग थिंग्स व्हिच वी शुड हैव बीन ऑलवेज डूइंग, बट हम इतने लेजी और कंफर्टेबल हो गए अपनी लाइफ्स में दैट वी थॉट it's not that important, but it's also a nature's way of teaching us how to be self-sustainable. But our backs probably had forgotten about all of that. So तो जहाँ तक neck pain की बात है या lower back pain की बात है, so तो कुछ important tips please बता दीजिए हमारे viewers के लिए। देखिए, नेक पेन का सबसे ज्यादा कॉमन जो कारण है वो कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन फोन है। अगर हम फोन को उठा करके कंटिन्यूअसली ऐसे काम करते रहेंगे तो सपोज जितना हैवी हेड है वो कंटिन्यूअसली नेक पर प्रेशर डालता है। तो इसमें सबसे जरूरी है कि 10-15 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअसली आप फोन में काम ना करें। और एक चिन तक एक टेक्निक होती है, अगर आपको ऐसे करके देखना है उसकी जगह आप सर को ऐसे रखें, चिन को ऐसे करें।
जी। ऐसे देखना है, थोड़ा तो सा मुझे तो लगता है हम शायद अनकंफर्टेबल। भूल गए हैं अब ऐसे। हाँ, मुझे ये हम मूवमेंट ऐसे भी अब नॉर्मल ऐसे लग झुका रही है। के रखते हैं, उससे गर्दन पे सारा का सारा लोड यहाँ पर पड़ता है और जी। कंटिन्यूअसली डल एक पीछे काफी यस। हैवी पेन होने लग जाता है। तो इवन पेन शोल्डर्स शोल्डर्स की में। तरफ, हाथ में जाना, हाथ में अगर आपको लगता है कोई नंबनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, कोई करंट जैसी सिचुएशन लग रही है, तो उस वक्त आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पोस्चर का ध्यान रखना है। सेकंड, सिंपल एक्सरसाइजेज है। अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपको हेड को मूव करना है, लेफ्ट राइट, 5 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है, फ्रंट में लेके जाना है, बैक में लेके जाना है, शोल्डर्स को श्रग करना है, शोल्डर्स को रोल करना है। डीप ब्रीदिंग इटसेल्फ इज ए ग्रेट एक्सरसाइज। थोड़ा सा स्ट्रेचेस करना है लोअर बैक के लिए भी, मैं कहूंगा कि आगे झुकना है, साइड में झुकना है। मतलब दो तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं बेसिकली, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इसको हम डू गुड एंड फील गुड भी बोलते हैं। डू गुड वो होती है जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, जिसके लिए आपको एब्डोमिनल एब्स की एक्सरसाइजेज होगी, क्रंचेस हो गया, या वेट्स के साथ जो हम एक्सरसाइजेज करते हैं, ये सारी स्ट्रेंथ को बिल्ड करती है, मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। इनका रोल तो सबसे जरूरी है, ये तो करना ही करना है। बट कुछ होती है फील गुड एक्सरसाइजेज, जैसे आप स्ट्रेचेज करते हैं। अगर नेक में आपको रेगुलर पेन रहता है तो आपको नेक को लेफ्ट साइड में लेके जाएं, पूरा राइट में लेके जाएं, नेक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोल करें, शोल्डर्स को आपको रोल करना है, इसी तरह से बैक को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करना है, नी को बेंड करके चेस्ट की तरफ लेके आना है। तो यू हैव टू डू बोथ काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज। दूसरा आपने पूछा कि घर में जो अनकस्टम्ड जो हमें काम करना पड़ा, जिसके लिए हम यूज टू नहीं थे, उससे पहले ये जरूरी है कि ये नहीं कि आप सुबह उठे और सीधा जाके किचन में काम करने लग गए या झाड़ू पोछा का काम शुरू कर दिया। उससे पहले भी जरूरी है आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करें अपने आप को। अगर पॉसिबल है तो कुछ एरोबिक एक्टिविटी, कुछ फास्ट वॉक कर लिया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं तो 4 स्टेयर्स क्लाइंब ऊपर करके आ गए, नीचे करके आ गए। कुछ उससे आपका जो हार्ट रेट बढ़ेगा, मस्कुलर जो आपका सर्कुलेशन है वो बनेगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसे काम जो जरूरी है घर में करने पड़ते हैं, तो उनको करना जरूरी है। करते हुए भी जैसे बेड को पुश करना है, हार्ड कोई सामान है, कोई हैवी लगेज है, उसको शिफ्ट करना है, तो उसमें भी आपको पोस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। बैंड करके ऐसे पुश नहीं करना, उससे तो अच्छा है कि आप सहारा लेके दीवार का लेग से पीछे पुश कर दें। या कोई भी हैवी सामान लिफ्ट करना है तो पूरा बैंड करके ना उठाएं, घुटनों को मोड़ के नीचे बैठ के, और जो भी हैवी वेट होता है उसको बॉडी के दूर से नहीं उठाना है। यू शुड नॉट लिफ्ट इट लाइक दिस, ब्रिंग इट ओके। एज क्लोज टू योर बॉडी एज मच पॉसिबल एंड फिर उसको लिफ्ट करिए, उससे आपका स्पाइन ठीक रहता है। तो हैवी वेट्स को लिफ्ट करते हुए पोस्चर का ध्यान रखना, स्ट्रेंथनिंग करना, स्ट्रेचेस करना, वार्म अप करना, और काफी हैवी वर्क करने के बाद फिर आपको कूल डाउन भी करना पड़ता है, फिर से अगेन स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। जी जी सर, काफ़ी अच्छी टिप्स आपने दी। स्पेशली सर, हम में से बहुत सारे लोग अब ऑल ऑफ अ सडन घरों के अंदर ही जिम्स बना लिए हैं और हेवी वेट्स लेकर आ रहे हैं, और यू नो वी आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज अ गुड थिंग टू कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड। लेकिन जैसे आपने बताया, right use of weights or right way of lifting weights, even stretching Absolutely. and warm up before strenuous exercise, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी स्पाइन को, हमारी बोन्स और हमारे जॉइंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सर, जहाँ तक लोअर बैक पेन का ताल्लुक है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सारी चीजें वो बार बार घूम फिर के वहीं पर आती हैं कि अच्छा पोस्चर, रेगुलर रूटीन, गुड एक्सरसाइजेज, और कोई भी आपको हैवी काम करना है, वेट वगैरह उठाना है, या इवन कंटिन्यूअसली सिटिंग करना है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको जी। बैक पेन ऑलरेडी है, उस जी। केस में आपको ऐसा नहीं है कि अपने आप को बेड रिडन कर लेना है। कोई भी बैक पेन ऐसा नहीं है जिसमें 1 या 2 दिन से ज्यादा की रेस्ट की जरूरत है, अनलेस कि कोई फ्रैक्चर हो जाए या कोई इन्फेक्शन है ट्यूमर से, जो कि बहुत बहुत रेयर है। 90% से ज्यादा जो बैक पेन के केसेस होते हैं कॉमन लंबोसेक्रल स्ट्रेन बोलते हैं। पहले स्ट्रेन होता है लोअर बैक पे, जैसे बोलते हैं कि चुक आ गई है, खिंचाव आ गया है। तो जी इसका सर। सबसे सिंपल तरीका है, एक्यूट फेज में अगर 2-3 दिन ही हुए हैं बैक पेन को, तो उसमें गर्म पानी से सिकाई करें, कोई भी ओवर द काउंटर वोलिनी जेल, वोवरन जेल वो लगाएं, और कभी भी हिचकिचाएं नहीं कि पेन किलर लेने से।
आप समझने की कोशिश करिए कि पेन की वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं उस जॉइंट या कमर के आसपास की, वो एक प्रोटेक्टिव स्पाज्म में चली जाती हैं। पेन तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपको फर्दर इंजरी से बचाने के लिए। अगर आप किसी गर्म चीज पे हाथ लगा रहे हैं, पेन नहीं होगा तो आप हाथ को जला लेंगे। इसी तरह से कमर में दर्द हो रहा है तो वो एक प्रोटेक्टिव है, क्योंकि कमर हमारा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। स्पाइन जो है, लोअर बैक की बोन्स हैं, उसमें व्हाइट कलर की जो यहाँ दिखाई दे रही है बोन्स हैं, बीच में येलो कलर की डिस्क है, जी सर। और हर लेवल से ये जो आपको येलो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द नर्व्स। तो हमें उस स्टेज तक इतना खराब नहीं करना अपने स्पाइन को कि नर्व्स में पिंचिंग शुरू हो जाए। तो नर्व में अगर पिंचिंग शुरू होता है तो कमर से ज्यादा दर्द पाँव में जाता है, पाँव में झंझनाहट, सुन्नापन, इस तरह की चीजें होती है। बट वो स्टेज बहुत लेट आती है। उससे पहले तो जो मैंने बताया कि पेन जब भी होता है तो वो आपकी मसल्स को टाइट कर देता है, मसल्स जो है वो स्पाज्म में चली जाती है, और ज्यादा देर तक मसल्स अगर स्पाज्म में रहती हैं तो वो जो ब्लड सप्लाई अपनी मसल्स की होती है उसको भी ब्लॉक कर देती है। तो उससे क्या होगा, मसल्स की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी तो वो फर्दर पेन करेगा। तो ये एक तरह का विशियस साइकिल बन जाता है, सर। पेन, then muscular spasm, then because of spasm blood supply gets reduced, again pain. So we have to break that cycle. उसको ब्रेक करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पेन किलर लेना चाहिए, घबराए नहीं। अगर 2-4 दिन के लिए लेना पड़ता है पेन किलर तो कोई बुराई नहीं है। मसल रिलैक्सेंट लेना पड़ेगा, स्पाज्म को ब्रेक करने के लिए गर्म पानी के साथ सिकाई करना पड़ेगा, और कोई भी ऑइंटमेंट लगाना। बेड रिडन ना होए, वॉक जरूर करें, चाहे आप आधा घंटे वॉक करें, 10 मिनट करें, बार बार खड़े होकर चलें, ये सब चीज़ों का जरूरी है। फिर उसमें ये ध्यान रखना होता है कि रेड फ्लैग साइन होते हैं कुछ जो बहुत जरूरी हैं, जिसमें आपको अगर इन 5 चीज़ों में से कोई भी आपको होती है तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। नंबर 1, कोई पाँव में कमजोरी या हाथ में वीकनेस ना आ जाए। नंबर 2, कोई ऐसा नंबनेस, सुन्नापन बहुत ज्यादा ना आ जाए कि आपको फील होना बंद हो जाए। नंबर 3, यूरिन पास करने में, मोशन पास करने में या तो अपने आप निकलना शुरू हो जाए या ब्लॉक हो जाए। नंबर 4, रात के दौरान पेन ज्यादा होना, नाइट क्राइज इसको बोलते हैं, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ सम कैंसर और सम इन्फेक्शन और सम ट्रॉमा। तो रात को जिसको कमर में ज्यादा दर्द होता है दिन की वजह, उनको बड़ी जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिफ्थ आई से कि जो एबनॉर्मल एज ग्रुप्स हैं, लाइक बच्चों में अगर बैक पेन होता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से मिले, क्योंकि बच्चों में जो कॉमन बैक पेन होता है उसके कारण डिफरेंट होते हैं। अगर आपको 5वां 6वां, मैं ये कहूँगा कि ओल्ड एज पीपल में अगर कोई गिर गए हैं, कोई चोट लगी है, तो उसको बहुत जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर होने का बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि बोन्स काफ़ी वीक होती हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनमें अगर कमर में दर्द है तो बड़े जल्दी से डॉक्टर से मिलना चाहिए। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही एक प्रिसाइज तरीके से एंड एट द सेम टाइम जो भी इम्पोर्टेंट बातें लोअर बैक एक के रिलेटेड इस वक्त पेशेंट्स को पता होनी चाहिए, स्पेशली हु हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लोअर बैक एक और जिनको एक रिसेंट इंजरी या पेन हुई है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा सर, क्योंकि इस वक्त लोग हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं हॉस्पिटल्स जाने से, डॉक्टर्स के पास जाने से। सो तभी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम डॉक्टर्स को अपने कम्युनिटी मेंबर्स, अपने व्यूअर्स तक लेकर जाएं, एंड आप जैसे एक्सपर्ट्स का साथ फैम हेल्थ को हमेशा से रहा है। So that is, we are actually privileged to have doctors like you with us. It's my pleasure, actually. My honor. जी सर, जाते जाते if there are some important 3 or 4 takeaway tips जो आपको लगता है हमारे viewers तक, आपके सुनने वालों तक वो benefit होंगे related to bone and joints and spine as well, सर तो क्या होंगे वो? सबसे पहले तो मैं कोरोना के बारे में ही बात करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। अब सारी की सारी जिम्मेवारी, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, अब सारा का सारा ओनस हमारे ऊपर है, हमें ही अपना ध्यान रखना है, अपनी केयर रखनी है। स्पेशली वो लोग जिनके घर में पेरेंट्स रहते हैं, ओल्ड एज पीपल रहते हैं, उनको बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। केसेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, बट बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसका इलाज हो सकता है। अपना ध्यान रखिए, सबसे जरूरी है। आप बात करते हैं कि कमर की, गर्दन की, तो फिर से वही बात मैं कहूँगा, 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल जो रूटीन है, जल्दी उठना, जल्दी सोना, वो ब्रेक ना करें। रेगुलर वॉक्स, एक्सरसाइजेस, उसको बंद ना करें। और पोस्चर का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। सिटिंग हैज बीन इक्वेटेड टू ए कैंसर और स्मोकिंग।
तो प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करना है। अगर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते भी हैं, बैठने की आदत है, किसी काम की वजह से बैठना पड़ता है, तो 1 घंटा मैक्सिमम टाइम मैं कहूँगा कि कंटिन्यूसली आप बैठे। उसके बाद चाहे 1 या 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, वो बहुत जरूरी है। थर्ड एंड फोर्थ आर रिलेटेड टू एक्सरसाइजेज ओनली, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, डरे नहीं। और कोई भी चीज होती है, कोई भी तकलीफ होती है, सभी हॉस्पिटल्स ने वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू कर दी है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके डॉक्टर से संपर्क में आ सकते हैं। क्योंकि ऐसी चीजें मिस ना हो कि बाद में जाके वो फिर अनट्रीटेबल हो जाए या जिसको इलाज करने में मुश्किल आए, ऐसी चीजें कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। जितना कम से कम हॉस्पिटल में आप जाएंगे इस वक्त उतना अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल आर द बिगेस्ट रिस्क एरिया जहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो वीडियो कॉल करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, आप लोगों के थ्रू हमारे तक पहुंच सकते हैं। तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प आउट। जी सर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फील्ड में, लाइक एमिनेंट लीडर्स इन देयर ओन फील्ड्स, फैम हेल्थ के साथ हमेशा से जुड़े हैं फॉर दिस पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव, एंड इट्स रियली नोबल ऑफ यू। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको सर से या किसी भी और स्पेशलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज famhealth.in/community पे जाके अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अर्नेस्टली इन क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। एंड जैसे सर ने बताया, कोविड से डरना नहीं है, लड़ना है, preparedness रखनी है, and we will definitely fight this together and we will emerge stronger than before. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much, sir. It was a pleasure. Thank you very much, Surabsarat. Stay safe, stay healthy. Thank you very much.